हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों हम सब सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की स्टडी करेंगे। इसमें कि दोस्तों अब तक के हमने चैप्टर नंबर 2 के 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर टॉपिक सारे लिखे गए हैं इसके, जिसमें कि दोस्तों हमने इसमें से 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं दोस्तों 2 लेक्चर में। पहले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ स्ट्रेस। ओके दोस्तों, और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रेन। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पाओगे। तो दोस्तों यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने वहां पर दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेस के जो टाइप हैं उन्हें हम पूरा अच्छी तरीके से एक अच्छे वे में कवर करा दिए हैं। ओके, तो दोस्तों इसे हम स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला ये कि हम जो अपना लेक्चर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों उसका टाइमिंग आपको बताएंगे, और दूसरा ये चीज दोस्तों कि हमने पिछले लेक्चर में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ओके, देन आफ्टर दोस्तों हम सब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम सिविल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर के लिए 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दोस्तों, जिसमें कि सबसे पहला है सोम एंड मॉस। ठीक है क्या दोस्तों, तो सोम एंड मॉस है। और दूसरा है दोस्तों हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसे हम लोग HHM कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों बिल्डिंग ड्राइंग। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपका सोम एंड मॉस और हाइड्रोलिक है दोस्तों, ठीक है, इसका दोस्तों जो टाइमिंग रहेगा वो दोस्तों रहेगा आपका 8 PM पर। ठीक है, कितना दोस्तों, तो 8 PM पर दोस्तों इसका आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका हाइड्रोलिक है इसका भी दोस्तों जो है इसका लेक्चर जो है दोस्तों आप लोगों को 8:30 बजे मिलेगा। ठीक है, कितना दोस्तों, तो 8:30 बजे। ठीक है, इस पे वो भी शाम को दोस्तों 8:30 बजे PM पे मिलेगा, वो भी हाइड्रोलिक का लेक्चर। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका ये बिल्डिंग ड्राइंग है इसका लेक्चर जो है दोस्तों आप लोगों को 6 PM पर मिल जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों, तो 6 PM पर। ध्यान दीजिएगा 6 PM पर आपको जो है दोस्तों बिल्डिंग ड्राइंग का भी लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए। देखिए हमने आपको बता दिया इसका टाइमिंग कि कब हम इसे आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपका सोम एंड मॉस है और दोस्तों हाइड्रोलिक है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है 1 दिन का हम गैप लेकर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी रहे और पूरे जो भी चीजें आप लोग पढ़े जिस लेक्चर को उसे पूरा अच्छे से कंसेप्टली दोस्तों आप लोग उसे समझ सकें और उसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 1 दिन यदि मान लीजिए जैसे कि आज हम सोम एंड मॉस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो आज के डेट में दोस्तों हम हाइड्रोलिक नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज के डेट में हो सकता है दोस्तों हम बिल्डिंग ड्राइंग सोम के साथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि कल जो है कल हम आपको हाइड्रोलिक प्रोवाइड करेंगे तो हम सोम एंड मॉस नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल के डेट में भी हम चाहें तो हम बिल्डिंग ड्राइंग वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि सोम के साथ नहीं किए रहेंगे तो बिल्डिंग ड्राइंग के साथ मतलब दोस्तों हाइड्रोलिक के साथ बिल्डिंग ड्राइंग को कर देंगे प्रोवाइड। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह हम लोग गैपिंग के साथ बट दोस्तों एक सब्जेक्ट के साथ हम 2 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके ना, जैसे दोस्तों बिल्डिंग ड्राइंग जो है 1 दिन हम सोम के साथ कर देंगे प्रोवाइड, 1 दिन HHM के साथ। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम आपको लेक्चर कब प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, वो भी दोस्तों रोज डेली जो है आपको टाइमली से पूरा आपको लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, जिससे दोस्तों हम दोनों सब्जेक्टों को जो है हम एग्जाम से पहले पूरा कोशिश करेंगे समाप्त करने की, जिससे कि दोस्तों हम एग्जाम से पहले इन तीनों सब्जेक्टों का लास्ट मोमेंट बैच भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सके, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की तैयारी पूरा बेटर तरीके से हो जाए। ठीक है, और तो और दोस्तों जो आपका 3 सब्जेक्ट और रह जा रहा है जो आपका थ्योरेटिकल है, वो भी दोस्तों यदि समय मिला तो लास्ट में हम आपको लास्ट मोमेंट बैच के रूप में उन्हें भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा और दोस्तों आप लोग एग्जाम में पूरा अच्छे से फोड़ कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, तो चलिए इसे अब रफ करते हैं, देन आप अब देख लेते हैं दोस्तों अपने होमवर्क क्वेश्चन को। ठीक है, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में दिया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं रफ और ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपको होमवर्क के रूप में कौन सा क्वेश्चन दिया था, ध्यान दीजिए। हमने आपको कहा था कि दोस्तों जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर और जो स्ट्रेस होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताने के लिए कहा था कमेंट बॉक्स में। ओके, तो दोस्तों चलिए इसे अब ध्यान दीजिए, समझिए कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग,
जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ओके दोस्तों, यदि बॉडी पर दोस्तों कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई यदि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तब इसे जो है हम लोग प्रेशर कहेंगे, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा। प्रेशर के केस में हमेशा किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, डेट में दोस्तों बाह्य बल लगता है, ओके। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ये स्ट्रेस होता है ये दोस्तों किसी भी बॉडी में अंदर की तरफ बल लगता है, ठीक है दोस्तों, डेट मीन्स किसी भी बॉडी में इंटरनल फोर्स लगता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ओके दोस्तों। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, जैसे कि किसी बॉडी पर दोस्तों जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब हम उसे कह सकते हैं कि वो प्रेशर है, ओके दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जब किसी बॉडी के अंदर कोई फोर्स कार्य करता है, ठीक है, डेट में दोस्तों इंटरनल फोर्स कार्य करता है, तब हम उसे कहते हैं स्ट्रेस। उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है, कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या होता है, ओके। तो दोस्तों पहला चीज ये हो गया कि प्रेशर के केस में एक्सटर्नल फोर्स लगता है और स्ट्रेस के केस में क्या लगता है, इंटरनल फोर्स लगता है, ओके। और दोस्तों दूसरा आपका जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आपका ये प्रेशर होता है दोस्तों, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी दोस्तों, तो वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है, जो प्रेशर मतलब दाब होता है, ओके। और दोस्तों जो आपका स्ट्रेस होता है ये आप लोगों को पता है कि ये टेंसर राशि है, जिसे हिंदी में प्रदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आप जान गए होंगे कि प्रेशर और स्ट्रेस में दो तरह से अंतर है, ठीक है। पहला ये कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है और इसमें ये जो है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्ट्रेस क्या है दोस्तों, स्ट्रेस में इंटरनल फोर्स कार्य करता है और स्ट्रेस जो होता है दोस्तों ये टेंसर क्वांटिटी है, ओके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक के सारी चीजों को आप लोग अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे रफ करते हैं और मूव करते हैं अपने तीसरे नंबर टॉपिक पर, जो है आपका स्ट्रेन, ओके दोस्तों। तो चलिए इसे हम करते हैं रफ और उसे देखते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रेन, जिसे हिंदी में विकृत कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि स्ट्रेन होता क्या है, ओके। देन आफ्टर दोस्तों इसका हम डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर शो करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने नोट्स में उतार सकें, ओके दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक इस स्ट्रेन को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोस्तों यदि आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा तो इसका डेफिनेशन जो है दोस्तों आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि स्ट्रेन होता क्या है, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसा कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, क्या दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है, जो कि दोस्तों यहाँ ऊपर से ये बॉडी फिक्स्ड है, ठीक है ना, क्या है, ये बॉडी ऊपर से फिक्स्ड है, डेट में दोस्तों इस बॉडी का जो बेस है वो ऊपर है, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस बॉडी पर कोई टेंसाइल फोर्स लगाकर इसे खींच दिया जाए, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि इस बॉडी को टेंसाइल फोर्स लगाकर खींच दिया जाए, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यदि किसी भी बॉडी पर हम टेंसाइल फोर्स लगाकर यदि उसे खींच दे तो उसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, तो बढ़ जाती है, ठीक है। बट दोस्तों उसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जब किसी भी वस्तु की लंबाई बढ़ती है तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस बॉडी पर हम क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाकर खींचे, तब इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो घट गई और इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो बढ़ गई, डेट में दोस्तों यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने माना इस बॉडी की पहले लंबाई L थी, ठीक है, जब इसमें हमने फोर्स लगाकर खींचा तब इसकी दोस्तों जो लंबाई में वृद्धि हुई वो डेल्टा L की हो गई, ओके दोस्तों। तो बोलिए यहाँ तक समझ पाए ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए अब इसी बॉडी को यदि हम अपोजिट इसका बना दें, ठीक है, डेट में दोस्तों इस बॉडी को जस्ट हम उल्टा बना दें, तब दोस्तों समझिए क्या होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई बॉडी है। अब दोस्तों ये जो बॉडी है ये नीचे क्या फिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉडी है ये नीचे से फिक्स है, डेट में दोस्तों इस बॉडी का जो बेस है वो नीचे है, ओके। और इस बॉडी पर दोस्तों जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी के अंदर की तरफ, डेट में दोस्तों इसमें अब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्या कंप्रेसिव फोर्स, इसमें दोस्तों टेंसाइल फोर्स लग रहा था, इस बॉडी को जस्ट हम यहाँ पर उल्टा बनाए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इस पे क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, जब किसी भी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, तब उस बॉडी की जो लंबाई है दोस्तों वो घट जाती है, ठीक है। देखिए जब इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो क्या हुआ, इसकी लंबाई घटेगी, बट दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों
वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगी दोस्तों, ध्यान दीजिए, बढ़ जाती है। बट दोस्तों जो इसकी लंबाई है वो घट जाती है। ठीक है, देखिए पहले इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक की क्या थी, L थी। बट दोस्तों इस पे जब हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तब इसकी जो लंबाई है वो घट गई। डेट मीन दोस्तों कितना घट गई, तो डेल्टा L हमने मान लिया कि घट गई। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंडीशन और देखने को पा रहे होंगे आप लोग कि जब हम लोग किसी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तब इसका जो दोस्तों चौड़ाई है, ध्यान दीजिए, जो विड्थ होता है। ठीक है, देखिए पहले इसकी विड्थ यहां से लेकर यहां तक की मान लिया B थी। ओके, जब दोस्तों हमने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया तब इसकी जो दोस्तों विड्थ है वो बढ़ गई। डेट मीन दोस्तों देखिए थोड़ा इधर बढ़ गया, थोड़ा इधर। डेट मीन दोस्तों दोनों को मिलाकर हमने मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक जो दोस्तों वृद्धि हुई है वो डेल्टा B की वृद्धि हो गई है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो स्ट्रेन होता है इसे हम लोग स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि E बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है डेल्टा L अपान L होता है। ओके दोस्तों, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने कि E बराबर मतलब स्ट्रेन बराबर लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई होती है। ओके, बट दोस्तों अपने एग्जाम में ये फार्मूला नहीं लिख कर आएंगे, और दोस्तों इसके साथ साथ ना ही आप लोग इस फार्मूले पे बेस्ड डिफिनेशन लिख कर आएंगे। ठीक है, कि डेल्टा मतलब लंबाई में परिवर्तन बट्टे वास्तविक लंबाई को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, ऐसा लिखकर नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों जो है स्ट्रेन का डिफिनेशन नहीं होता है, बल्कि दोस्तों लंबाई में परिवर्तन बट्टे वास्तविक लंबाई जो होता है दोस्तों वो स्ट्रेन का एक प्रकार है, उसके अंतर्गत ये फार्मूला आता है। ओके दोस्तों, जिसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि क्यों हम लोग सर E बराबर डेल्टा L अपान L नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो दोस्तों इस केस में बॉडी की जो दोस्तों लंबाई है उसमें तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब किसी बॉडी पर हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इस केस में दोस्तों इस बॉडी की लंबाई में परिवर्तन तो हो रहा है, बट इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इसके चौड़ाई में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे हम लोग सटीक ये नहीं कह सकते हैं कि विकृत बराबर सिर्फ लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर स्ट्रेन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों स्ट्रेन का स्टैंडर्ड फार्मूला ये निकल जाएगा कि चेंज इन डायमेंशन अपान में दोस्तों लिख सकते हैं ओरिजिनल डायमेंशन। ओके दोस्तों, क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम लोग हिंदी में ये लिख सकते हैं कि विकृति बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या लिख सकते हैं कि विकृति बराबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, चेंज इन डायमेंशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बीमा में परिवर्तन लिख सकते हैं या फिर माप में परिवर्तन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो जाएगा विकृति बराबर माप में परिवर्तन बटे वास्तविक माप लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर प्रारंभिक माप लिख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब ये होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या चीज, वास्तविक माप। ठीक है, क्या वास्तविक माप। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि विकृति बराबर क्या होता है दोस्तों, माप में परिवर्तन बटे वास्तविक माप। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पर माप या फिर बीमा क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों हम लोग किसी भी बॉडी पर जब कोई फोर्स लगाएंगे तो उस केस में दोस्तों उसके लंबाई में भी चेंजिंग आएगा, उसके चौड़ाई में भी चेंजिंग आएगा, और उसके साथ साथ जब आप लोग कोई 3D बॉडी बनाएंगे तो उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो उस केस में दोस्तों आपको थिकनेस में भी चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमने कह दिया कि माप में परिवर्तन बटे वास्तविक माप। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब दोस्तों इसे थिकनेस कहते हैं, ये तीनों चीजें आ जाएंगे। ठीक है, माप के अंतर्गत। तो अब जान लेते हैं हम सब कि स्ट्रेन के यूनिट और डायमेंशन के बारे में, जिससे दोस्तों आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या चीज दोस्तों जान लेते हैं, स्ट्रेन के यूनिट एंड डायमेंशन को। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि स्ट्रेन का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट को समझिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो स्ट्रेन होता है उसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से।
ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए ई बराबर होता है माप में परिवर्तन। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि माप किसे कहते हैं। तो दोस्तों माप के अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीजें आती हैं, जिनका दोस्तों एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, तो मीटर ही होता है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों उसके बाद होता है अपान में वास्तविक माप। तो दोस्तों वास्तविक माप के रूप में हम लोग लंबाई, चौड़ाई, गुणे ऊंचाई ले सकते हैं, ठीक है, माप के रूप में। और दोस्तों वास्तविक में भी जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में वो भी मीटर ही होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग दोस्तों जो स्ट्रेन का यूनिट है इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन होता है यह यूनिट लेस होता है। क्या दोस्तों, यूनिट लेस होता है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, मतलब स्ट्रेन का जो है दोस्तों यूनिट नहीं होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए तो एक चीज जानना है कि यदि किसी भी राशि का जो यूनिट है वो दोस्तों यदि यूनिट लेस हो तब उस कंडीशन में दोस्तों उसकी जो बीमा होती है वो भी बीमाहीन होती है, ठीक है दोस्तों। क्या होगी, तो दोस्तों इसकी जो बीमा है, बीमा यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, जो बीमा है वो बीमाहीन होगी, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं बीमाहीन होगी। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाए ना कि जो स्ट्रेन होता है इसका मात्रक जो होता है वो यूनिट लेस होता है, ठीक है, मतलब मात्रक विहीन होता है, और बीमा जो होता है दोस्तों वो बीमाहीन होता है। ओके, और दोस्तों ये जो स्ट्रेन होता है यह एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था, ठीक है, कि जो स्ट्रेन होता है, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेन यह टेंसर क्वांटिटी होती है। ओके दोस्तों, क्या क्या टेंसर होते हैं दोस्तों, तो तीन चीजें होती हैं, पहला स्ट्रेन, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है स्ट्रेस, और तीसरा जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व आघूर्ण। ये तीनों जो है दोस्तों ये टेंसर क्वांटिटी होते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप लोग इतना समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, और दोस्तों इसके डिफिनेशन को हम यहाँ पर शो कर दें जिससे कि आप लोग अपने नोट्स में उतार लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हो गया, तो चलिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर स्ट्रेन के पूरे डिफिनेशन को अच्छे तरीके से लिख दिया है, जिससे कि दोस्तों आप लोग अपने नोट्स में जरूर उतार लें, क्योंकि दोस्तों आपसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स में सारी चीजों को अच्छे तरीके से उतारें, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी लोगों को यहाँ पर हर एक टॉपिक का जो डिफिनेशन रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर लिख के शो करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने नोट्स में स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ओके, या फिर वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें। हो गया दोस्तों, रफ करें, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जिसे दोस्तों हिंदी में विकृत के प्रकार कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए जो विकृत के प्रकार है दोस्तों वो टोटल जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेन जो है दोस्तों वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होता है दोस्तों, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जिसे हम लोग हिंदी में अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए दूसरा होता है दोस्तों लैटरल स्ट्रेन, जिसे हिंदी में पार्श्व विकृत कहते हैं। और ध्यान दीजिए तीसरा जो होता है दोस्तों टाइप्स वो होता है शियर स्ट्रेन, जिसे दोस्तों हम सब कर्तन विकृत हिंदी में कहते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए जो चौथा होता है इसका टाइप वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हिंदी में आयतन विकृत कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे कि स्ट्रेन टोटल 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा लैटरल, तीसरा शियर और चौथा वॉल्यूमेट्रिक। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब इन्हें जो है स्टेप बाय स्टेप करके प्रत्येक टाइप्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे हम करते हैं रफ, और प्रत्येक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करके इनके टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब स्ट्रेन का पहला टाइप्स जो है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसे हिंदी में अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले इसे जो है आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता क्या है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है जो ऊपर से फिक्स है, ठीक है, डेट मीन्स इसका आधार जो है दोस्तों वो ऊपर है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों यदि इस पर कोई फोर्स लगाकर, मतलब टेंसाइल फोर्स लगाकर यदि इस बॉडी को खींच देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसकी इस बॉडी की जो दोस्तों चौड़ाई होती है वो घट जाती है, ठीक है, और इसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, तो बढ़ जाती है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहले इस बॉडी की लंबाई कितनी थी, L थी, और जब इस पर फोर्स लगा के खींच दिया गया तब इसकी लंबाई डेल्टा L जो है वो बढ़ गई। ओके दोस्तों,
तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी चीज को हम यहाँ पर अपोजिट बना रहे हैं, जैसा कि दोस्तों हमने अभी अभी आपको विकृत में बताया था, ठीक है, मतलब स्ट्रेन जब समझा रहे थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों डायग्राम बनेगा, ध्यान समझिए, उसी प्रकार से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, इसका दोस्तों जस्ट हम ये अपोजिट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो दोस्तों इसका जो आधार है वो नीचे हो गया इस बॉडी का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पर कोई फोर्स लग रहा है जो कि दोस्तों कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब इस बॉडी के अंदर की तरफ। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब किसी बॉडी के अंदर की तरफ डायरेक्ट में दोस्तों कंप्रेसिव फोर्स जब किसी बॉडी पर लगता है, तो उस केस में दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो घट जाती है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट में दोस्तों उसकी लंबाई जो है वो घट जाएगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। और इसकी जो दोस्तों चौड़ाई होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लंबाई जब घटेगी तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, फैलेगी, ठीक है। और लंबाई यहाँ पर घट गई ना दोस्तों, देखिए पहले इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, एल थी, और दोस्तों जब इस पे हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा दिए तो क्या हुआ, इसकी लंबाई डेल्टा एल जो है वो घट गई। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है इसे जो है दोस्तों हम लोग ई लॉन्ग से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, तो ई लॉन्ग से, ठीक है। इसे हम दोस्तों ई लॉन्गिट्यूडिनल भी पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, बट ई लॉन्ग लिख देंगे, इससे भी पता चल जाएगा कि हमने लिखा है ई लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब दोस्तों ई फॉर स्ट्रेन, लॉन्ग फॉर दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इससे पता चल जाता है दोस्तों कि ये क्या है, किसका साइन है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का है। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसके इक्वल दोस्तों क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, देखिए जैसे दोस्तों आप लोगों ने ये बॉडी देखा, ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग इसका फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस बॉडी के अंतर्गत। देखिए दोस्तों क्या किया हम लोग, देखिए किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस बॉडी के अक्ष पर हमने फोर्स लगाया, कौन सा, टेंसाइल, और इस बॉडी पर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, देखिए दोनों बॉडी के केस में देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, इसके लेंथ में क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके लेंथ में यहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है और इसमें भी इसके लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एल अपान एल मतलब बॉडी की लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इसे याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे आप लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों नाम लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है दोस्तों, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पर लिखा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एल फॉर क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एल फॉर होता है लॉन्ग, क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स दोस्तों लंबाई। ओके, तो दोस्तों इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जब किसी बॉडी के या फिर जब किसी वस्तु के अक्ष से होता हुआ कोई बल लगाया जाता है, तब उस केस में उस बॉडी के लंबाई में हुए एल्फा लॉन्ग ना दोस्तों, तो मतलब लंबाई में हुए परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही हम सब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे ही आप लोग इसका डिफिनेशन याद रख सकते हैं काफी लंबे समय तक, ठीक। देखिए दोस्तों कैसे हमने कहा कि मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लिखा तो एल फॉर लॉन्ग मतलब लंबाई। तो दोस्तों इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जब किसी बॉडी के अक्ष के लंबवत कोई बल लगाया जाता है, तब उस बॉडी के लंबाई में हुए परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही हम सब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने जो यहाँ पर दोनों बॉडी बताया है, इन दोनों बॉडी पे जैसे कि इसमें जो है टेंसाइल फोर्स लग रहा है और इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो सर इसमें जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसमें जो बॉडी है इसकी लंबाई बढ़ जा रही है, बट यहाँ पर जो है कंप्रेसिव फोर्स लगने से इसकी लंबाई घट जा रही है, मतलब घट बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है कि किस पर मतलब कौन सा फोर्स लगाने पर किस बॉडी पर लंबाई घट रही है या फिर बढ़ रही है, इससे आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। घटने बढ़ने से आपको बस मतलब इतना सा है कि आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेन मतलब विकृत। तो दोस्तों विकृत का सीधा अर्थ यही होता है कि सीधे उसके माप में परिवर्तन हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए चाहे लंबाई बढ़े चाहे घटे, ठीक है, मतलब चाहे बढ़े चाहे घटे, फिर भी दोस्तों इससे ये हमें पता चल रहा है बढ़ेगी तभी भी इसका मतलब क्या है, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, घटेगी तभी भी हम जानेंगे उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज जानना है दोस्तों कि जब किसी भी बॉडी के अक्ष पर कोई बल लगाया जाता है तो उस केस में उस बॉडी के लंबाई में हुए परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम सब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और देन आफ्टर इसके
परिभाषा को शो कर दें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल का पूरा डिफिनेशन अच्छे से लिख दिया है, जिससे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में उतार लीजिए। ओके, और दोस्तों इसमें एक नोट पॉइंट है जिसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हालांकि दोस्तों ये जो नोट पॉइंट है इससे हमने आपको पहले समझाया भी है, बट यहाँ पर दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट यही लिखा है कि अक्षीय टेंशन एंड कंप्रेसिव फोर्स को डायरेक्ट लोड कहते हैं, और इसके कारण जो उत्पन्न स्ट्रेन होता है उसे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हालांकि ये चीज हम आपको जब डायरेक्ट लोड पढ़ा रहे थे, जब स्ट्रेस वाले टॉपिक में, तो वहां पर हमने आपको बताया था। ठीक है, बट यहाँ पर भी एक बार ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है। ठीक है, देखिए इसके इस बॉडी के अक्ष से होते हुए जब कोई टेंसाइल फोर्स लगता है दोस्तों, क्या टेंसाइल फोर्स, ठीक है ध्यान दीजिए, टेंसाइल फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी को खींचने का कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई टेंसाइल फोर्स किसी बॉडी के अक्ष से होता हुआ जाता है, ठीक है, और मान लीजिए ये कोई दूसरी बॉडी है जिसके अक्ष से मान लीजिए कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स का दोस्तों मतलब क्या होता है कि ये जो बल लगता है ये अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, डेट में दोस्तों ये बॉडी को दबाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस केस में और टेंसाइल फोर्स के केस में और कंप्रेसिव फोर्स के केस में दोस्तों, ठीक है, जब किसी बॉडी के अक्ष से होता हुआ कोई टेंसाइल फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तब उसी फोर्स को हम लोग डायरेक्ट लोड कहते हैं। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा इसके द्वारा जो स्ट्रेन उत्पन्न होगा उसी को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, हालांकि ये चीज हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर भी बता दें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ताकि इसे हम रफ करें। हो गया, चलिए दोस्तों लाइट नहीं दिख रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब स्ट्रेन का दूसरा टाइप, जिसका नाम है लेटरल स्ट्रेन, जिसे दोस्तों हिंदी में हम सब पार्श्व विकृत कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसे भी जो है आप सबसे पहले समझेंगे पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक बॉडी लिया। ठीक है दोस्तों, क्या है, हमने यहाँ पर एक बॉडी ले लिया। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले कि ये बॉडी आया कहाँ से। ठीक है, इसे भी जान लीजिए ताकि दोस्तों इसके आगे कोई भी चीज इसमें जानने में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये कोई बेलन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई बेलन है जिसका दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक ये जो दोस्तों बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसका, यही वाला पार्ट हमने यहाँ पर बॉडी के रूप में लिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक बेलन का ही भाग लिया है यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जानते हैं ये बेलन का ये चीज क्या होता है, ये डाया होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, डाया। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने आपको ये पहले बता दिया कहाँ से हमने ये बॉडी लिया है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोग ये ना कह सकें कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो ये है इसको हम लोग चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, तो कहेंगे डाया है ये। क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये डाया है। ओके, उम्मीद करते हैं इतना समझ गया ना। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ बेलन से लिया इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये डाया हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दोस्तों ये है, ये हो गया इसकी लेंथ। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पाए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस बॉडी पर कोई फोर्स लगाकर इस बॉडी को यदि खींचा जाए, ठीक है, क्या चीज दोस्तों, कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाकर इस बॉडी को यदि खींचा जाए, तब दोस्तों इसका जो ये डाया है, डेट में दोस्तों इसका जो व्यास है, ठीक है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका व्यास कम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग किसी बॉडी पे जब फोर्स लगा खींचते हैं तो उसकी चौड़ाई कम होती है, बट दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई नहीं है, उसके जगह यहाँ पर व्यास है। ठीक है, तो इसीलिए इसका व्यास क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, डेट मीन्स इतने मान लीजिए बढ़ गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन है, इसके केस में दोस्तों हम सब हमेशा जो है डाया का बात करते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों व्यास का बात करते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। ठीक, क्या चीज, कि जो लेटरल स्ट्रेन है इसके केस में हमेशा जो है हम सब व्यास की बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए क्या होगा, जब हमने इस बॉडी पर फोर्स लगा के इसे खींचा, तब इस बॉडी का जो दोस्तों व्यास है वो घट गया। डेट में दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से इसका डाया यहाँ कम हो गया, थोड़ा यहाँ कम हो गया। ठीक है, डेट में दोस्तों थोड़ा यहाँ दोनों को मिलाकर हमने मान लिया कि इसका जो डाया है दोस्तों, ठीक है, वो कितना हो गया, इसका इस पे फोर्स लगाने पर इस बॉडी के, तो दोस्तों हमने मान लिया इसका जो डाया है वो डेल्टा डी कम हो गया। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, डेल्टा डी कम हो गया। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाओगे। ठीक है,
तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो लेटरल स्ट्रेन होता है इसे हम लोग ई लेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या ई लेट से, यहाँ पर आप लोग कैपिटल लिख लीजिए ई लेट। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाना, ई मतलब स्ट्रेन, लेट मतलब लेटरल। ओके दोस्तों, तो ई लेट बराबर दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों ई लेट बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन क्या हो रहा है, तो डाया परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे किस में परिवर्तन हो रहा है, तो डाया में, और इसके साथ साथ लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है। बट दोस्तों हम सब लेटरल स्ट्रेन के सापेक्ष में हमने आपको बताया कि हमेशा हम लोग डाया की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसके डाया में परिवर्तन हो रहा है ना, तो हम लोग लिख देंगे इसके डाया में परिवर्तन मतलब डेल्टा डी अपान में दोस्तों क्या लिख देंगे कि ओरिजिनल डाया मतलब प्रारंभिक दाया को लिख देंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि लेटरल स्ट्रेन के डिफिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी बॉडी पर, ठीक है, कोई लंबवत फोर्स लगाकर उस बॉडी को खींचा जाता है, तब इस केस में दोस्तों इस बॉडी के व्यास में हुए परिवर्तन तथा ओरिजिनल व्यास के अनुपात को ही हम सब लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। एक बार और ध्यान दीजिए कि जब किसी बॉडी के लंबवत कोई बल लगाकर इस बॉडी को यदि खींचा जाता है, तब इस बॉडी के व्यास में हुए परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को ही हम सब लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों याद कर पाएंगे अब इसे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज आप लोग इसके लिए याद रखिएगा कि व्यास, लेटरल मतलब व्यास। ओके दोस्तों, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें इसे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन के पूरे डिफिनेशन को लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। ओके, और दोस्तों आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, इसलिए हम एक बार नहीं कई बार कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हो गया, रफ करें। चलिए तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब स्ट्रेन के तीसरे टॉपिक को, जिसका नाम है शियर स्ट्रेन, जिसे कि दोस्तों हिंदी में हम सब कर्तन विकृत कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इससे भी सबसे पहले आप लोग समझेंगे ध्यानपूर्वक, जिससे कि दोस्तों इसके सारी चीजें जो इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये कोई बॉडी है। ठीक है, पूरा ध्यानपूर्वक दोस्तों समझेंगे, पूरा अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों वैसे दोस्तों आप लोगों को इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा होगा लेक्चर, बट दोस्तों इसके आगे जो भी, अब तो मान लीजिए इसी लेक्चर तक करीब करीब जो है आपका डिफिनेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है डेरिवेशन होंगे और न्यूमेरिकल, जिसमें दोस्तों और भी आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या लिया, मान लिया यहाँ पर, मान लिया हमने कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है। ठीक है, जो कि नीचे से फिक्स्ड है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका बेस नीचे है। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इस बॉडी का सबसे पहले हम सब नामांकन कर लेते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों इस सिरे का नाम दे देते हैं ए, और इस सिरे का नाम दे देते हैं बी, और इस सिरे का नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम दे देते हैं डी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि हमने यहाँ पर कोई एक बॉडी लिया जिसका हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या याद कर रहे हैं, तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि हमने यहाँ पर कोई एक बॉडी लिया जिसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम सब बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेन की। ओके, तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, शियर स्ट्रेन के केस में हमेशा जो है दोस्तों शियर फोर्स कार्य करता है। क्या चीज दोस्तों, ध्यान दीजिए, शियर फोर्स कार्य करता है शियर स्ट्रेन के केस में। ओके दोस्तों, हालांकि दोस्तों हम आपको बता रखे हैं कि शियर फोर्स क्या होता है, जब हम आपको स्ट्रेस पढ़ा रहे थे तो उस केस में बताया था दोस्तों यहाँ पर कि वहां पर बताते हैं कि शियर फोर्स क्या होता है। ठीक है, वैसे भी दोस्तों समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो धातु की सतहें हैं। ठीक है, उनके सतहों के मध्य दोस्तों जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग शियर फोर्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलिए आप समझ गए ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यदि दोस्तों इस बॉडी पर ध्यान दीजिए, ये बॉडी नीचे से तो फिक्स है। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे पर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, एक शियर फोर्स कार्य करता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, इस सी को दोस्तों ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सी मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यदि किसी बॉडी पर कोई शियर फोर्स कार्य करता है या फिर कोई शियर फोर्स लगाया जाता है, तब इस केस में दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिए, तब इस केस में दोस्तों जो ये बी है, ठीक है, देखिए जब इस बॉडी पर हम लोग शियर फोर्स लगाएंगे तब दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए नीचे वाला पार्ट तो इसका फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, शियर फोर्स लगाने के बाद, ठीक, देखिए परिवर्तन कहाँ होगा, तो इसके ऊपरी सिरे पर होगा। ठीक है, डेट में दोस्तों
देखिए ऊपरी सिरे पर जब यहाँ पर शियर फोर्स कार्य करेगा तो दोस्तों जो ये बी पॉइंट है ये खसक कर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। डेट में दोस्तों इसे हम लोग नाम दे देते हैं बी डैश, ओके। और दोस्तों ये जो सी पॉइंट है ये खसक कर कहीं पर यहाँ पर चला आएगा, इसे नाम दे देते हैं सी डैश। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डेट में दोस्तों ये कहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ जब शियर फोर्स लगा दिए तो दोस्तों इसका बॉडी कैसा हो गया, यहाँ से खसक कर यहाँ पर चला गया, डेट में दोस्तों इस तरह से हो गया। और ये सी खसक कर यहाँ पर चला गया, ये ऐसे हो गया, ओके दोस्तों। बोलिए इतना समझ पा रहा हूँ। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर दोस्तों एंगल बनता है, मतलब थीटा। क्या दोस्तों, थीटा बनता है, जिससे कि दोस्तों क्यों थीटा बनता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग शियर स्ट्रेन को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई कोण बनना है जिसे थीटा बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, देखिए जब आपको शियर स्ट्रेन का न्यूमेरिकल कहीं पूछे, ठीक है, हालांकि दोस्तों आप लोगों के इसमें चैप्टर में नहीं है, ठीक है, बट ध्यान दीजिए यदि आपको न्यूमेरिकल पूछे तो वहां पर देखिए एक चीज तो आप जानेंगे ना पहले कि शियर स्ट्रेन को हम सब थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, थीटा के रूप में हम लोग किसे लेते हैं, तो टेन थीटा को लेते हैं। किसे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा को, ओके। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। क्या लेते हैं दोस्तों, तो टेन थीटा को लेते हैं शियर स्ट्रेन के केस में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, लाल बट्टे कक्का आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कॉस के लिए, तीसरा होता है टेन के लिए, ठीक है। टेन के लिए ये होता है मतलब लंब बट्टे आधार लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आप लोग लेंगे तो देखिए ध्यान से ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए आधार क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहले लंब देखिए क्या है, लंब है बी बी डैश, क्या है दोस्तों, बी बी डैश। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। अब देखिए आधार क्या है दोस्तों, ए बी है, ए बी ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसके बराबर और क्या लिख सकते हैं, इसके केस में आ जाइए। तो देखिए इसका आधार दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए, इसका आधार है बी सी, क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आधार यहाँ पर है, ठीक है, मतलब सी सी डैश। क्या दोस्तों, दोस्तों हम यहाँ पर लंब ले रहे हैं ना, सॉरी आधार यही है, ठीक है, लंब ये है, हम भूल गए हैं। देखिए ये क्या है दोस्तों, हम लोग पहले लंब लेते हैं ना, तो लंब क्या है, सी सी डैश, सी सी डैश अपान में आधार क्या है दोस्तों, तो बी डी है, ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिए, बी सी डी है दोस्तों, सॉरी क्या यार, सी डी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सी डी। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, ध्यान दीजिए, देखिए पहले लंब लेना है, लंब क्या हो गया, सी सी डैश, और दोस्तों आधार क्या हो गया, सी डी। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पाना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग टेन थीटा का मान पता कर सकते हैं, ओके, यदि कहीं पर न्यूमेरिकल आता है तब, ठीक है दोस्तों। बट आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल इसका नहीं पढ़ना है ऐसे, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल दूसरे तरह से आता है जो आपको अभी फार्मूला लिखाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ गए कि ये कैसे आया है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इतना याद रखिएगा कि जो शियर स्ट्रेन होता है इससे हम लोग थीटा से प्रदर्शित करेंगे, किससे, तो थीटा से प्रदर्शित करेंगे। और दोस्तों थीटा बराबर क्या होता है, इससे आप ध्यान दीजिए, देखिए थीटा बराबर दोस्तों होता है कर्तन प्रतिबल, मतलब दोस्तों शियर लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ओके दोस्तों। अपान में होता है दोस्तों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये चीज दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, रिजिडिटी, ठीक है दोस्तों। देखिए अब किससे प्रदर्शित करते हैं, ये थीटा हो गया। शियर स्ट्रेस को दोस्तों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, टाउ से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए टाउ ये हो गया। अब ध्यान दीजिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए दोस्तों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे दोस्तों, तो जी से, ओके। तो आप लोग याद रखेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपान जी, डेट में दोस्तों शियर स्ट्रेस अपान मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसके बराबर तो शियर स्ट्रेन बराबर। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रेन का जो परिभाषा है ये आप लोग दो तरह से दे सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग ये कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर कोई शियर फोर्स कार्य करता है तब उस केस में उत्पन्न विकृत को हम लोग कर्तन विकृत कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान सुनिए, जब किसी बॉडी पर कोई शियर फोर्स कार्य करता है तब इस केस में उत्पन्न विकृत को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्तन विकृत कहते हैं, ओके। और ध्यान दीजिए दोस्तों दूसरा तरह से आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि शियर स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस तथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अनुपात को हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। क्या चीज, कि शियर स्ट्रेस तथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो शियर स्ट्रेन कहते हैं, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें। हो गया दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर शियर स्ट्रेन के पूरे परिभाषा को लिख दिया है, जिससे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में उतार लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अपना इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देख लें, ठीक है, जो कि दोस्तों स्ट्रेन का वो टाइप्स भी लास्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हो गया, चलिए अब इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं स्ट्रेन के चौथे टाइप्स को, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे कि दोस्तों हिंदी में हम सब आयतन विकृत कहते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इसे भी आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दोस्तों हम यहाँ पर डिफिनेशन तो शो कर ही रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग अपना नोट्स तैयार करते रहें, ठीक है, साथ में। तो चलिए दोस्तों इसे जो है आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है क्या है, आयतन। तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता होगा, ये आइडिया होगा, ठीक है, कि दोस्तों किस बॉडी में आयतन होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कोई बॉडी 3D होती है तो उसी में आयतन पता चलता है, ठीक है दोस्तों, 2D में नहीं पता चलता है, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई 3D बॉडी ले लिया हमने, ठीक है, क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3D बॉडी है, ठीक है दोस्तों, ध्यान समझेंगे आप लोग। यहाँ पर मान लिया हमने कि यहाँ पर कोई एक 3D बॉडी है, ओके, जिसमें कि दोस्तों आप लोग जानते हैं आयतन किसे कहेंगे दोस्तों, आयतन उसे कहते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ठीक है दोस्तों, तीनों चीज हो जिसमें, उसी को हम लोग कहेंगे आयतन। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोग ऐसा पदार्थ लेते हैं इसके लिए, ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये चीज हो गया आपका लंबाई, ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों ये चीज हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो ये हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ब्रेथ मतलब चौड़ाई। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। डेट में दोस्तों इसे यहाँ न मानकर हम लोग जब 3D बनाए हैं तो यहाँ पर मान लीजिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये है इसे बोलते हैं बे। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या हमने मान लिया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर मान लिया, ओके। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जब किसी भी बॉडी पर, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तब उस बॉडी के आयतन में हुए चेंजिंग तथा वास्तविक आयतन को ही हम सब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या होगा इसका डिफिनेशन, एक बार ध्यान सुनिए दोस्तों, कि जब किसी बॉडी पर, ठीक है, कोई फोर्स कार्य करता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, लंबाई में कोई फोर्स कार्य करे, चौड़ाई में कोई फोर्स कार्य करे और हाइट में कोई फोर्स कार्य करता है, तब इन टोटल मतलब तीनों फोर्सों को मिलाकर दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों फोर्सों को मिलाकर यदि किसी बॉडी पर हम लोग लगाते हैं तब उस केस में जो उसके आयतन में परिवर्तन होता है और वास्तविक आयतन होता है, उन दोनों के अनुपात को ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे, ओके ना। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार और सिंपल में समझ लीजिए कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स कार्य करता है तब उस फोर्स के कारण उस बॉडी में हुए आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को ही हम सब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसे हम लोग EV से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा EV से, ठीक है, मतलब दोस्तों E फॉर स्ट्रेन और V फॉर वॉल्यूमेट्रिक। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या है, E फॉर स्ट्रेन, V फॉर वॉल्यूमेट्रिक। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसके बराबर क्या होगा, डेट में दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी बॉडी में, ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी के आयतन में हुए परिवर्तन, आयतन में मतलब दोस्तों डेल्टा V में हुए परिवर्तन तथा उसके वास्तविक आयतन मतलब V के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से इसका ये फार्मूला निकल गया, ओके। तो चलिए दोस्तों इससे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और इसका डिफिनेशन बता दें। इसके बाद दोस्तों ये हमारा इसी के साथ जो है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। डेट में दोस्तों हम सब अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के पूरे डिफिनेशन को लिख दिया है, ओके। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण, ठीक है। डेट में दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लगे बलों के कारण, मतलब दोस्तों इसमें जो है एक बल नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ पर कोई मान लीजिए 3D, क्या दोस्तों यहाँ पर 3D हमने कोई बॉडी ले लिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 3D बॉडी है, ठीक है, जिसका हमने दोस्तों यहाँ से यहाँ L मान लिया और यहाँ से यहाँ इसका हाइट मान लिया और
ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसे हमने बी मान लिया। मतलब दोस्तों ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक है, बी। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ रही है ना, इसीलिए एक बल कार्य नहीं करेगा, मतलब 3 बल कार्य करेंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये जो लंबाई है, लंबाई पे देखिए लंबाई कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, जिसे हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं अक्ष क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल में, इसलिए एक्स मतलब एफ एक्स बल लगेगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अब देखिए इसके रूप में, मतलब ये वाला जो है हाइट के रूप में, ठीक है, मतलब हाइट ये है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाइट के रूप में यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, तो एफ जेड एफ वाई लगेगा, ठीक है। और दोस्तों जो यहाँ पर ब्रीथ वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर एफ जेड लगेगा, ठीक है। डेट में दोस्तों ये सारी चीजें जो है हम आपको आगे जब इसका डेरिवेशन कराएंगे तो वहां पर अच्छे से बताएंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। बट यहाँ पर यही समझिए, आप लोग जानते हैं आयतन में 3 चीजें ली जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसी कारण दोस्तों लंबाई में भी फोर्स लगेगा, ऊंचाई और ब्रीथ में भी इसके फोर्स लगेगा, इसीलिए टोटल में 3 फोर्स लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण वस्तु के आयतन में हुए परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, ठीक है दोस्तों, हो गया। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।